रासायनिक गुणों के अंदर हम सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इसमें हैलोजनीकरण के बारे में। हैलोजनीकरण, ठीक है। हैलोजनीकरण का मतलब नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, हैलोजन जो है वो जुड़ेगा। लेकिन और हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजन मतलब एक्स समूह जुड़ेगा। एक्स का मतलब कौन कौन से, फ्लोरीन, FCl, Br और I। फिर कल बाहर आई आंटी, आप सभी को याद होगा, ठीक है। तो हैलोजनीकरण मतलब कोई भी हैलोजन समूह वहां पर आकर जुड़ता है वो क्या कहलाता है, हैलोजन। लेकिन जब हम ये अभिक्रिया पढ़ेंगे उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो हैलोजन की जो क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का जो क्रम है वो है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रिया करेगा, F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होता है इनकी क्रियाशीलता का क्रम, जिसमें से क्या होता है, सीधी सी बात, F2 जो होता है वो अंधेरे के अंदर क्रिया करता है। F2 जो है वो अंधेरे में क्रियाशील ज्यादा होता है, क्रिया करता है। उसके बाद में जितना भी I2 जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक है। Cl2 और Br2 की बात करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है। और सूर्य के प्रकाश को हम लिखते हैं hν के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं दोस्तों, hν। कहीं भी आपको hν दिख जाए मतलब समझ जाना वहां पर क्या हो रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और ज्यादातर हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं, अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं ज्यादा होती हैं, ठीक है। I2 की बात करते हैं, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं I2 की। तो I2 जो होता है वो क्या करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक है। उत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, तो ये कौन सी दर्शाता है, उत्क्रमणीय, ठीक है, जो दोनों तरफ चल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। तो इनके बारे में क्लियर हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजनीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हैलोजन समूह आकर जुड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आने वाली है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लेकिन अभिक्रियाशीलता क्रम क्या है, F2, Cl2, Br2 और I2। F2 जो है वो अंधेरे में क्रिया करता है, Cl2, Br2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ठीक है। और I2 जो है वो उत्क्रमणीय क्रिया करता है। तो सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं, एक एक का पकड़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि एल्केन, चूंकि हम पढ़ गए हैं एल्केन के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में होता है कि वो एल्केन मतलब जो भी हम जिसके भी रासायनिक गुण पढ़ेंगे मतलब वो किन किन से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्लोरीन से कराएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे CH4 है, एल्केन है, इसकी अभिक्रिया यदि हम F2 से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, F2 से। F2 कहाँ अभिक्रिया करता है, अंधेरे में अभिक्रिया करता है, अंधेरे में ले जाएंगे इसको, अंधेरे में अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से क्रिया करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2F2 लेते हैं, फ्लोरीन से क्रिया करते हैं और कार्बन बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, कार्बन रह गया सिर्फ। और बाय प्रोडक्ट ग्रुप में क्या होगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर 2 फ्लोरीन है और 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 फ्लोरीन हो गए, 4 अणु F2 कम है और 4 है, तो 4HF बन गया, हाइड्रोफ्लोरिक बन गया, ठीक है। HF बन जाएगा, 4 अणु इसके बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्लोरीन अभिक्रिया करता है अंधेरे के अंदर, है ना। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बाकी किस प्रकार से अभिक्रिया करनी, जैसे कि Cl2। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम Cl2 का देखते हैं जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। Cl2 की यदि हम बात करते हैं तो जैसे कि CH4 है, ठीक है, CH4 है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा देते हैं, Cl2 से कराते हैं। कहाँ पे कराएंगे इसमें, hν बोले तो प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हम इसमें कराते हैं। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज अब आई है, ये वाली अभिक्रिया आपको काफी एग्जामों में देखने को मिलेगी कि इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस अभिक्रिया से। क्वेश्चन ये आता है, पहला क्वेश्चन जो आता है कि CH4 या फिर क्या है, ये मेथेन है या एल्केन है, एल्केन का अभिक्रिया Cl2 से करा रहे हैं, हैलोजन से करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रथम उत्पाद क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस CH4 को मैं खोल के लिख सकता हूँ, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH और H लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्लोरीन को भी मैं Cl2 को लिख सकता हूँ, मैं Cl और Cl लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ क्रिया करके बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर चला गया, घट गया, तो -HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -HCl हो जाएगा। ये जो दूसरा Cl बचा है वो उस हाइड्रोजन के स्थान पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कितने कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो CH3 पहले से है। वो जो एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बाहर भागा है उसके स्थान पर दूसरा क्लोरीन वहां पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH3Cl यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, माइनस HCl हो गया, मतलब इसमें से HCl जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रथम उत्पाद इस अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया का क्या होगा, प्रथम उत्पाद हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जो क्या है, मेथिल क्लोराइड है। तो यदि क्वेश्चन ये आता है कि इस अभिक्रिया का प्रथम उत्पाद क्या है, तो मेथिल क्लोराइड है, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अभिक्रिया आगे भी चलती है। सेम अभिक्रिया ये भी क्या हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अगेन हम किससे कराएंगे, अगेन हम यहाँ पर किससे कराइए, Cl2 से कराइए। हेलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, हेलोजन से क्रिया कराएंगे, दोबारा इसकी Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में फिर क्रिया कराएंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर निकला है और दूसरा क्लोरीन वहां पे आकर जुड़ गया, सेम ऐसे है, इसी प्रकार से यह अभिक्रिया दोबारा होगी। यहाँ का इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर निकलेगा और एक क्लोरीन बच रहा है जो वो यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर CH3 है, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बन गया, यहाँ पर क्या बचा, CH2 बचेगा, है ना। एक Cl तो पहले से ही है, एक Cl यहाँ पर पहले से ही है, यहाँ पर Cl2 है, एक क्लोरीन तो इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया, मतलब माइनस का HCl होगा यहाँ पर भी, ठीक है। इसका एक क्लोरीन, इसका एक हाइड्रोजन बच्चा का, यहाँ पर एक क्लोरीन बना, वो अगेन यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, CH2 और Cl। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 2 Cl आकर जुड़ गए और CH2 हो गया, है ना, और माइनस का HCl अगेन बाहर निकल गया है। ये कौन सा होगा, ये एक हेलोजन है, इसको हम बोलते हैं मोनोहेलाइड। यहाँ पर 2 हेलोजन आकर जुड़ गए तो इनको बोलते हैं हम डाईहेलाइड, है ना। आगे हम एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे तो हम डिटेल पढ़ लेंगे इसका वर्गीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से CH2 Cl2 प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया को हम आगे भी कर सकते हैं, सेम ऐसे ही अभिक्रिया वापस से होगी, ठीक है। कैसे होगी वापस से, इसकी अभिक्रिया हम अगेन Cl2 के साथ में कराएंगे, किसके साथ में, क्योंकि हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, हेलोजन के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, Hµ प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। अगेन क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Cl के साथ बाहर निकलेगा, किसके रूप में, माइनस HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन एक Cl के रूप में बाहर निकल गया, ये जो एक Cl बचेगा वो अगेन वहां पे आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ CH2 से क्या बन गया, यहाँ पर CH बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है। CH2 से CH बचा, दो क्लोरीन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये एक क्लोरीन और वहां पे आके जुड़ जाएगा, इस प्रकार से CH Cl3। आगे बात समझ में, ये समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, माइनस HCl हो गया, इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया फिर से होगी, ये अभिक्रिया फिर से होगी, सेम उसी प्रकार से Cl2 के साथ इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, Hµ की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हम फिर से कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वही एक हाइड्रोजन और बच रहा है, तो फिर एक हाइड्रोजन फिर एक क्लोरीन के साथ बाहर निकलेगा, माइनस HCl के रूप में बाहर निकलेगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर सिर्फ कार्बन ही बचेगा, है ना। तो कार्बन से 3 क्लोरीन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा इस प्रकार से, और माइनस HCl बाहर निकल गया। अब यहाँ आगे गुंजाइश नहीं, क्योंकि अब आगे हाइड्रोजन बचे ही नहीं, तो अब आगे कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये हमारा अंतिम उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, कार्बन है, कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़ गए, 4 क्लोरीन जुड़ गए, तो CCl4 ये हमारा अंतिम उत्पाद होता है, याद रखना। एग्जाम में अभिक्रिया में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, देखो ये पूरी कंप्लीट घूम के आती है। सीधी सी बात, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 2 प्रकार से आता है कि यदि CH4 की अभिक्रिया Cl2 से Hµ, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो प्रथम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो प्रथम उत्पाद हमारा मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार से आ रहा है कि अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है, तो अभिक्रिया को तब तक कराते रहना है जब तक कि पूरे हाइड्रोजन निकल नहीं जाए, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रोजन निकल गए और उन हाइड्रोजनों के स्थान पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। तो सीधी सी बात, CH4 था, यहाँ 4 हाइड्रोजनों के स्थान पर डायरेक्ट 4 क्लोरीन आकर जुड़ गए, तो बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। अंतिम उत्पाद क्या बन जाएगा इसमें दोस्तों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसमें अंतिम उत्पाद बन जाएगा। समझ में आ गया। तो ये अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेलोजनीकरण। स्टार डाल लेना इसको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन की अभिक्रिया यदि क्लोराइड के साथ कराते हैं, हेलोजनी होता है, हेलोजनीकरण अभिक्रिया होती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है, तो लिखा आता है हिंदी में कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मैं लिख दूं, आपको बाद में भूल जाओगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका अंतिम उत्पाद होता है जो हमें इस अभिक्रिया में याद रखना है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से चलती है, कंप्लीट अभिक्रिया यहाँ के खत्म हो रही है। ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं है। सपोज अगर एग्जाम में ये अभिक्रिया दी हुई है यहाँ तक ही और बोला गया है कि क्या ये अभिक्रिया पूर्ण है या नहीं, तो ये अभिक्रिया बिल्कुल भी पूर्ण नहीं है। अभिक्रिया पूर्ण होती है यहाँ पे चल के, ठीक
ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमारा हमने पढ़ा है हेलोजनीकरण के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अभिक्रिया है वो है दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया एल्केन की, ठीक है, कि एल्केन का जब दहन होता है, जब पूर्ण दहन होता है तो क्या होता है कि वो कार्बन में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी कार्बन मतलब CO2 और H2 के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है ना। उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में, जो है हमारी दहन अभिक्रिया। ठीक है, दहन अभिक्रिया इतना ज़्यादा हम थोड़ा सा इसको समझते हैं किस प्रकार से है। दहन का मतलब होता है जलना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि एल्केन यदि जलता है, कोई पदार्थ जलता है, तो वो कंप्लीट अगर उसका पूर्ण दहन हो रहा है, ठीक है, पूर्ण तरीके से वो जल गया है, पूर्ण तरीके से उसका दहन हो गया है, तो वो CO2 और H2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई एल्केन है, एल्केन मतलब CnH2n+2, कोई एल्केन है, वो एल्केन का दहन किसकी उपस्थिति में होता है, हमेशा कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, लेकिन वो ऑक्सीजन के अणु कितने होंगे, 3n+1/2, इस प्रकार से मॉलिक्यूल होंगे, तब वो अभिक्रिया होगी। तो जितना n है, मतलब कार्बन की जितनी संख्या है, उतने ही अणु क्या होते हैं, CO2 के बाहर निकलते हैं। ठीक है, और जितने कार्बन की संख्या है n+1, उससे एक ज्यादा H2 के अणु बाहर निकलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बात? वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारा एल्केन है, जितने कार्बन का एल्केन है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें 3n+1/2 इस रेशियो में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा में अभिक्रिया होती है, और फिर क्या बनाती है वो, उतने ही जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का क्या जाएंगे, उसमें CO2 का अणु बाहर निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, और जितने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जितने अणु कार्बन हैं, उससे एक ज्यादा अणु हाइड्रोजन के बाहर निकलते हैं, सॉरी जल के बाहर निकलते हैं, H2O के बाहर निकलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं दहन अभिक्रिया में, तो जैसे CH4 है एक कार्बन का, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, इसमें दो अणु इसमें ऑक्सीजन के काम में लिए जाएंगे। एक कार्बन है तो एक अणु किसका निकल जाएगा, CO2 का बाहर निकल जाएगा, और उससे एक ज्यादा अणु H2 का बाहर निकलता है, तो दो अणु यहाँ पर H2O के बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से ये साबित होता है कि कोई भी चीज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो CO2 और H2 में परिवर्तित हो जाती है। ये अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया पूर्ण दहन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये, पूर्ण दहन अभिक्रिया है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया है, इसमें अभिकर्मक कौन सा काम में लिया जाएगा, अभिकर्मक की यदि हम बात करते हैं तो HNO3 नाइट्रीकरण है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रेट जुड़ेगा, किससे, एल्केन से। ठीक है, तो जब एल्केन की अभिक्रिया यहाँ पर कराई जाएगी, एल्केन जैसे कि हम सिंपल सा लेते हैं, जैसे CH4 मेथेन काम लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं कि एल्केन किन किन से क्रिया करता है। ठीक है, तो एल्केन जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा यहाँ पर तो क्या बनेगा, ठीक है, तो CH4 है, इसकी अभिक्रिया हम HNO3 से कराते हैं, तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं। देखो HNO3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, HNO3 को मैं लिख सकता हूँ HO और NO2, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इसको, HO और NO2, HO मतलब OH माइनस और NO2 प्लस, है ना। ओके, यहाँ पर ये CH4 है, इसको भी मैं अगर खोल के लिखूँ तो कार्बन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, इस प्रकार से मैं इसको खोल के लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये OH है और ये H है, ये H और OH आपस में क्रिया कर लेते हैं दोस्तों, H OH आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, H और OH क्रिया करके H2O बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, H2O बना लेंगे, बचा क्या, NO2 बचा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर चला गया, जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले क्लोरीनीकरण हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हो रहा था, उसी प्रकार से हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होगा, ये NO2 यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा। तो कितने कार्बन के पास हाइड्रोजन, कितने, 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, जो एक हाइड्रोजन गया है उसके स्थान पर NO2 आके जुड़ जाएगा, ये NO2 यहाँ पे आके जुड़ गया, प्लस ये हाइड्रोजन, ये OH और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लिया, H2O जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोमेथेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोमेथेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रीकरण, नाइट्रस अम्ल के द्वारा अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आपके, हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितने भी हैं, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें, जैसे कि CH3 और CH3 एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी अभिक्रिया में जल्दी करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, HNO3 से कराता हूँ तो एक H और एक OH बाहर जाएगा और NO2 यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, CH3 CH2 NO2 प्लस H2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात, हमें क्या करनी है, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालना है, वो इसके OH के साथ बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोमेथेन था, उसी प्रकार से नाइट्रोएथेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, नाइट्रोएथेन। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण अभिक्रिया समझ में आई, हमें याद क्या रखना है, हमें ये भाई साहब याद रखने हैं,
HNO3 याद रखना है कि HNO3 मतलब नाइट्रीकरण अभिक्रिया होगी वहां पे, और ये HNO3 किस में टूटता है, ये HNO3 HO और NO2 में जुड़ता है, जिसमें से ये HO तो हाइड्रोजन को चपेट में लेके बाहर ले जाता है, ले भाई चल थोड़ा सा साइड में चलते हैं, है ना, जब तक ये NO2 वहां पे आके जुड़ जाता है। होता ही नहीं होता, अपन भी किसी से मतलब निकालते हैं, ये करते हैं भाई, अरे यार वो बीच में रोड़ा डाल रहा है, लो उसको साइड में करते हैं पहले, है ना। तो ये OH क्या करता है कि H को बाहर ले जाता है, ले चल तेरे को पानी पिलाता हूँ यार, है ना, ठंडा वाला, गर्मियाँ तो वैसे ही चल रही हैं, तो पानी के बहाने वो उसको पानी में बदल देता है, बेचारे को पानी पानी कर देता है, और NO2 वहाँ पे आके जुड़ जाता है, वो नाइट्रो यौगिक बना लेता है। इस प्रकार से ये हमारी नाइट्रीकरण अभिक्रिया कंप्लीट होती है। चलो नेक्स्ट अभिक्रिया और देख रहे हैं जल्दी से, काफी टाइम हो गया दोस्तों। नाइट्रीकरण के बाद में यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट सल्फोनीकरण, जल्दी से फास्ट, है ना। सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या है, या इसको हम क्लोरोसल्फोनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसल्फोनीकरण। क्लोरोसल्फोनीकरण मतलब क्या है, यहाँ पर सीधी सी बात है कि SO2 और CO2 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहाँ पर, SO2 और Cl2, सल्फोन जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, SO2 भी जुड़ेगा और Cl2 भी जुड़ेगा, दोनों अभिक्रिया यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। सीधी सी बात यह है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि कोई भी एल्केन है, जैसे कि CH4 है, इसकी अभिक्रिया हम SO2 और Cl2 से कराते हैं, ठीक है, SO2 और Cl2 से कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, H इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं, एच जुड़ जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन, जैसे इसको मैं अगर खोल के लिख सकता हूँ, कार्बन को कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और यहाँ पर Cl और Cl, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा, है ना, तो ये CH3 SO2 पूरा ऐसे ऐसा ही ऐसा रहेगा, SO2, और ये एक Cl जो बचा हुआ यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा, SO2Cl प्लस बाहर क्या निकला, H और Cl बाहर निकल गया HCl, तो ये हो गया क्लोरोसल्फोनीकरण। क्लोरो और सल्फोनीकरण दोनों अभिक्रिया बन रहे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर CH3SO2 और Cl बन जाएगा, जो सोडियम एल्किल सल्फाइड होते हैं, ठीक है, या मेथिल एल्किल सल्फाइड, सोडियम एल्किल, इस प्रकार से नाम हो जाएगा। इसका थोड़ा मिस्टेक हो गई है, अलग अलग इसमें नाम होता है, इसका नाम हो जाएगा एल्किल सल्फोनिक क्लोराइड हो जाएगा, इसका एल्किल सल्फोनिक क्लोराइड, या इसका मेथिल है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल सल्फोनिक और क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि मेथिल एल्किल मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल, जितने भी कार्बन होंगे उतने एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड है, क्योंकि सल्फो क्लोराइड अभिक्रिया ये हो रही है, ठीक है दोस्तों, समझ में आई अभिक्रिया आपको अच्छे से। वापस रिपीट कर देता हूँ, क्लोरोसल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकर्मक कौन से होते हैं, SO2 प्लस Cl2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये Cl इस H के साथ में बाहर निकल जाता है HCl के रूप में, बाकी पूरा की पूरा यहाँ पे आके जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें एल्केन में एक अभिक्रिया और है, समावयवीकरण होगी अभिक्रिया या एरोमेटिकरण अभिक्रिया, दो अभिक्रिया और बच गई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत आती है, ठीक है। तो कुछ अभिक्रिया इसमें और बच गई हैं एल्केन के रासायनिक गुण में, लेकिन इस प्रकार से हमारा ये एल्केन जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो अभिक्रिया बच गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम जरूर देखेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। इसमें आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जैसा कि जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि डेली लाइव क्लासेज होती हैं, डेली क्विज भी चल रही है। आपके लिए जो बच्चे डेली जुड़े हुए हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए एक खुशखबरी और है कि जो ऐप के अंदर जो बैच में आप बच्चे ऐड हो, आपको ऐप के अंदर भी डेली क्विज अब मिला करेगी। अभी तक आपको 2 से 3 का जो टाइम था उसी के अंदर क्विज मिल रही थी, अब आपको ऐप के अंदर भी डेली 20 क्वेश्चन की क्विज मिला करेगी। आप डेली ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, डेली का स्कोर दे सकते हो, फिर डेली के रैंक भी मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा एक्टिव है कौन नहीं है, किसके नंबर क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। जैसे कि संडे को टेस्ट होता है उसका हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे ने अटेंड किया है किसने नहीं किया, उस हिसाब से हम उसमें आगे एक्शन लेते हैं। जो बच्चा लगातार 2 या 3 टेस्टों का अटेंड नहीं करेगा, 2 या 3 दिन तक क्विज को अटेंड नहीं करेगा, उसको हम बैच से आउट कर देंगे, है ना।
ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि हम फ्री में इतना कुछ दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पढ़ने वाला बच्चा ही इन चीज़ों का फायदा उठाएगा। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो बिल्कुल नहीं उठाएगा, और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा हमसे जुड़ा रहे। तो यदि आप पढ़ना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप मेहनत कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपको डेली अब बैच के अंदर भी क्विज हुआ करेगी। डेली आपको बैच के अंदर 20 क्वेश्चन की क्विज हुआ करेगी। बाकी जो लाइव क्लासेज हो रही हैं वो रेगुलरली चलेंगी। सुबह 9 बजे केमिस्ट्री क्लास, 10 बजे हॉर्टिकल्चर की लाइव क्लास, उसके बाद में 2 बजे आपकी डेली लाइव क्विज होती है, क्वेश्चन सेशन होता है, उसके बाद में शाम को एग्रोनॉमी क्लास होती है, वो चलती है। साथ ही साथ में आपके 12th एग्रीकल्चर की जो क्लास हैं वो भी चलना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। 12th एग्रीकल्चर की क्लासेज भी लग रही हैं। तो यदि आपके 12th केमिस्ट्री वीक है या 12th एग्री केमिस्ट्री जो आपके जेट के सिलेबस में है वो पढ़ना है, तो आप स्टेटस के द्वारा देखकर हमारा जो टाइम टेबल है, लाइव क्लासेज का टाइम टेबल देख लेना। उसमें जो 12th का टाइम है, शाम का टाइम है, उसमें आप वो 12th की सॉइल केमिस्ट्री वाली जो क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए इसी प्रकार से और पढ़ते रहिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।